हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो ये हमारा लेक्चर रहेगा पॉलीसेकेराइड का। आगे का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा फिर वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। चलो हेडिंग लगाना है आपको पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन आते हैं उसमें। स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज जो है उसमें स्ट्रक्चर जो मोनोमेरिक यूनिट जो है वो किसका होता है वो पता होना चाहिए। चलो यदि हम स्टार्च की बात करें या तो सेल्यूलोज की बात करें, पॉलीसेकेराइड की बात करें, पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले मोनोमेरिक यूनिट जो है मोनोमर C6H12O6 है, उसमें से वाटर निकाल दीजिएगा, मतलब होगा C6H10O5। यहां पे N लगा दीजिएगा, इसमें वाटर ऐड करना हमें। वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस इसका करना है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसमें N नंबर्स ऑफ C6H12O6 मिलेगा। N नंबर्स ऑफ C6H12O6 मिलेगा। ये जो है पॉलीसेकेराइड का है, ये जो रहेगा पॉलीसेकेराइड का रहेगा। और ये N नंबर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, N नंबर्स ऑफ मोनोसेकेराइड ये मिलेगा हमें। मान लो यदि ये स्टार्च है, फिर स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से हमें पहले एक्चुअली माल्टोज मिलेगा। माल्टोज में डायस्टेज करके जो एंजाइम आता है उससे लास्ट में हमें अल्फा डी ग्लूकोज, N नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा हमें। N नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। यदि ये पॉलीसेकेराइड एज ए सेल्यूलोज है, यदि ये एज ए सेल्यूलोज है, तब सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से N नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे। N नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। उसका मतलब ये हुआ ये स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ना, स्टार्च और सेल्यूलोज वो सिर्फ और सिर्फ, ये स्टार्च सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है, ये जो सेल्यूलोज सिर्फ बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है। ये अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ, ये बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्च की बारे में बात करें। स्टार्च जो है एक्चुअली स्टार्च दो पॉलीमेरिक चेन। सबसे पहले स्टार्च हेडिंग लगा दीजिएगा यहां पे। स्टार्च ये पोटैटो में भी होता है, चावल में भी होता है, राइस जो होता है उसमें भी होता है। स्टार्च एक्चुअली दो चेन उसमें होती है। एक जो होती है एमाइलोज चेन होती है, एमाइलोज, और दूसरी जो होती है एमाइलोपेक्टिन होती है। एक जो होती है एमाइलोज और दूसरी होती है एमाइलोपेक्टिन। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एमाइलोज से ना भैया याद रखिएगा, ये लीनियर पॉलीमर माना जाता है, और ये जो है वो ब्रांच पॉलीमर है। माना जाता नहीं है ही ये ब्रांच पॉलीमर, ये लीनियर पॉलीमर है, इसको नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। ये ब्रांच पॉलीमर है। और ये जो एमाइलोपेक्टिन होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल। ये वाटर इनसोल्यूबल है, इसलिए तो हम जो पोटैटो के मतलब आलू की सब्जी खा सकते हैं ना। चलो यहां पे ये जो है वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। यदि दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं फिर पोटैटो को हम ये आलू को उसमें पानी में डाल ही नहीं सकते, वरना तो क्या है, जैसे शुगर को आप पानी में डाल दिया डिजोल्व हो जाती है, वैसे डिजोल्व हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ C1O-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। C1O-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें C1O-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें C1O-C4 एज वेल एज C1O-C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दो लिंकेज होती है इसमें, C1O-C4 एज वेल एज C1O-C6 दोनों होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही C1O-C4 ग्लाइकोसिडिक, उसमें दोनों है, C1O-C4 भी है, C1O-C6 भी है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब ये हम एमाइलोज की बात कर ले। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा एमाइलोज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। चलो सबसे पहले हमें पढ़ना है एमाइलोज। एमाइलोज के बारे में हम बात कर ले, उसके स्ट्रक्चर में। पहले तो आपको पता ही है, ये जो सारा स्टार्च है ना, सारा स्टार्च, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज के अलावा कोई है ही नहीं। पूरे स्टार्च में
अल्फा डी ग्लूकोज के अलावा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए मैं यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देख लीजिएगा, सब में अल्फा डी ग्लूकोज ही है। अल्फा डी ग्लूकोज में यहां पे एनोमेरिक कार्बन जो है यहां पे OH होता है, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये भी मैं अल्फा डी ग्लूकोज ही ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही है। फिर से ऐसे n नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है ये सब। चलो यहाँ पे OH, H, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, OH, H, OH, H, OH, H, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। ये सारे जो है वो क्या है, ये सब अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, ये सब अल्फा डी ग्लूकोज के। अब ये जो नंबर है वो 1 नंबर है एनोमेरिक कार्बन, ये फर्स्ट नंबर 1 नंबर। ये जो नंबर है, ये वाला नंबर वो 4 नंबर है, ये वाला 1 नंबर है, ये वाला 4 नंबर है। चलो ये दोनों के बीच में एक काम कीजिएगा, वाटर निकाल दीजिएगा। वैसे निकलता नहीं है, मगर सोचिएगा, चलो ऐसे वाटर निकल जाता है। मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं। चलो सब अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ करता हूं। फिर से सब अल्फा डी ग्लूकोज देखिएगा। यहां पे मान लो हमारे पास यहां पे ऐसा कोई अल्फा डी ग्लूकोज है, यहां पे देख लीजिएगा OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H। ये स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर है, मगर कंसेप्ट सब में बहुत छोटे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। H, OH, H, OH, H, OH, H, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, अल्फा डी ग्लूकोज का है। चलो दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहां पे अल्फा में OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। चलो और एक यहां पे देख लीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, OH डाउन पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, यहां पे OH, H, OH, H, OH, H। आई बात समझ में? चलो इसका 1 नंबर और इसका 4 नंबर, ये दोनों के बीच में से आप वाटर निकाल दीजिएगा। सो क्या होगा, यहां पे C1OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी, C1OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी हमें। इसमें भी देख लीजिएगा 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों के बीच में जो यहां पे वाटर निकाल दीजिएगा। फिर यहां पे भी ऐसी कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी, C1OC4, इसका निकाल दीजिएगा OH और वाटर, यहां पे भी निकाल दीजिएगा आगे। वैसे तो हम याद कीजिएगा पॉलीमर केमिस्ट्री में वहां पे हमने ऑक्सीजन लिखा ना, फिर यहां पे नहीं लिखते, पॉलीमर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करते। मगर यहां पे एक मोनोमेरिक यूनिट थोड़ी ना, ये रिपीटिंग यूनिट जो होता है एक थोड़ी ना लिखा, मैंने तो कई सारे रिपीटिंग यूनिट लिखे हैं। यदि एक को ही लिखना है, एक को ही हमें लिखना है, तब यहां पे ऑक्सीजन लेते हैं, यहां पे ऑक्सीजन नहीं लेता है। वो पॉलीमर केमिस्ट्री में आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, वो 11-12 में आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। चलो देखिएगा यहां पे ये पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा। ये जो है ना, ये वाला ये पॉलीमर है। ये पॉलीमर जो है वो कौन सा पॉलीमर है, ये जो है वो एमाइलोज पॉलीमर है। और एमाइलोज का हाइड्रोलाइसिस यदि हमने कर दिया, फिर एमाइलोज में से n नंबर्स ऑफ ऐसे ग्लूकोज मिलेंगे। उसमें देख लीजिएगा यहां पे OH, मतलब ये n नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हमें मिल गए। एमाइलोज में से n नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और एमाइलोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अच्छी तरह से याद रखिएगा, C1OC4 सिर्फ C1OC4 होती है। ये लीनियर चेन होती है, लीनियर पॉलीमर होता है ये, ठीक है। ये नेचुरल पॉलीमर है, ये एमाइलोज जो है वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। दूसरी बात, ये जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं ना, स्टार्च में 10 to 50%
10 to 15% सिर्फ एमाइलोज होता है और 80 to 85%, अरे 80 to 85 थोड़ी ना होता है, 85 to 80 होता है और 85 to 90 होता है। ये जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन, यदि ये 10 है तब वो 90 है, यदि ये 15 है तब वो 85 है, 85% है, मतलब ज्यादा तो यही होता है। अब ये ज्यादा ये होता है उसका मतलब ये ज्यादा वाटर इंसोल्यूबल रहेगा, ज्यादा ये वाटर इंसोल्यूबल है उसका मीनिंग क्या हुआ, हम इसकी सब्जी खा सकते हैं। मान लो उल्टा होता फिर क्या होता, उल्टा होता फिर क्या होता, 1 किलो की 1 kg की यदि आपने सब्जी बनाई, आपके पास सिर्फ 100 ग्राम ही बचेगा। यदि एक फैमिली में 7 मेंबर है तब आपको 7 kg पोटैटो लाना पड़ता और 7 kg की सब्जी बनानी पड़ती। आई बात समझ में क्या कर रहा हूं मैं। सो ये जो एमाइलोज है वो तो वाटर इंसोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इंसोल्यूबल है, ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है। एमाइलोज इसमें लीनियर चेन होती है, C1OC4 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें, हेडिंग लगा दीजिएगा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन की बात करनी है हमें। वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है इसमें, C1OC4 एज वेल एज C1OC6 दोनों होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो मैं पहले ड्रॉ करता हूं। ये तो स्टार्च में, तो ये तो आपको पता ही है सब कुछ क्या है, स्टार्च में सब कुछ क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। चलो मैं अल्फा डी ग्लूकोज ही ड्रॉ करता हूं। सारे स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज के ड्रॉ कर रहा हूं। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है मगर कंसेप्ट बहुत ही छोटा है। अल्फा में OH डाउन पे आता है, चलो यहां पे CH2OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, OH, H, OH और H, ठीक है। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, चलो दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। चलो तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहां पे देख लीजिएगा OH, H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। ये तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज, अच्छी तरह से देखिएगा। यहां पे OH, यहां पे CH2, यहां पे H, यहां पे ऑक्सीजन। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, सोचिएगा। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पे ऑक्सीजन, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है। यहां पे OH डाउन पे, यहां पे H अप, यहां पे CH2, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH के बाद यहां पे क्या आएगा, H, यहां पे OH, यहां पे H। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा यहां पे देखिएगा, यहां पे ऑक्सीजन, चलो ये स्ट्रक्चर को देखिएगा, यहां पे OH, यहां पे H, CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलो यहां पे और मैं ड्रॉ कर रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज। जितने अल्फा डी ग्लूकोज आप बना सकते हो उतना बनाएगा, जितने आप बना सकते हो आपकी नोट्स में उतना बनाएगा। चलो यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H। चलो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बन गया। और देखिएगा अभी यहां पे कैसे लिख रहा हूं मैं। चलो यहां पे OH, यहां पे CH2, यहां पे H, ऑक्सीजन, यहां पे ये जो हम बना रहे हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा ऑक्सीजन, यहां पे ऐसा OH डाउन पे, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बन गया।
चलो अब मैं क्या करता हूं देख लीजिएगा अच्छी तरह से। सारे जो स्ट्रक्चर यहां पे हमने बनाए वो अल्फा डी ग्लूकोज के, सारे स्ट्रक्चर जो बना रखे हैं हमने अल्फा डी ग्लूकोज के। यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 4 नंबर, ये दोनों के बीच में से आप निकाल दीजिएगा वाटर। सो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो C1OC4 बन रही है। कौन सी बन रही है? C1OC4 बन रही है। ठीक है, चलो ये फर्स्ट नंबर और ये फोर्थ नंबर, इसके दोनों के बीच में से वाटर निकाल दीजिएगा। ये भी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो C1OC4 की बन रही है, यहां पे भी जो बन रही है वो C1OC4 की बन रही है। मगर यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा अच्छी तरह से, ये 1 नंबर है और ये 6 नंबर है। ये दोनों के बीच में से यदि आपने वाटर निकाल दिया, फिर ये जो ग्लाइकोसिडिक मिल रही है वो C1OC6 मिल रही है। क्या मिल रही है? C1OC6 मिल रही है हमें। चलो यहां पे यदि आपने वाटर निकाल दिया, फिर ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी हमें वो C1OC4 मिलेगी। C1OC4 ग्लाइकोसिडिक मिल रही है हमें। ठीक है, चलो यहां पे ये दोनों के बीच में से निकाल दीजिएगा, ये 1 नंबर और ये 4th नंबर, ये दोनों के बीच में हमने निकाली, फिर ये जो हमें मिलेगा C1OC4 मिलेगी। चलो ये दोनों के बीच में से निकाल दीजिएगा। यहां पे ये 1 नंबर है, ये जो नंबर है 6 नंबर है, ये जो मिलेगी हमें C1OC6 ग्लाइकोसिडिक मिलेगी, C1OC6 ग्लाइकोसिडिक मिलेगी। चलो यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 4 नंबर है, इसको निकाल दीजिएगा। ये जो ग्लाइकोसिडिक मिलेगी वो C1OC4 की मिलेगी। आगे इसके आगे तो कोई भी हो सकता है, 1 आगे इसके कोई भी हो सकता है, यहां पे n लिख दीजिएगा। जितना आप बना सकते हो उतना बनाते जाइएगा। चलो यहां पे ये तो 4 नंबर है, आगे कुछ भी हो सकता है, यहां पे भी आगे कुछ भी, यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं मगर कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी देख लीजिएगा, ये तो 4 नंबर है, आगे यहां पे कोई भी हो सकता है, 1 नंबर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। इसको भी देख लीजिएगा, यहां पे ये 4 नंबर है, आगे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। यहां पे भी हम OH को ऐसे निकाल सकते हैं, OH को ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर वो किसका बन गया? एमाइलोपेक्टिन का बन गया। और ये पूरा एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में C1OC4 एज वेल एज C1OC6, मतलब ये ब्रांच पॉलीमर, ये क्या बन गई है? ब्रांच पॉलीमर बन गया। देख लीजिएगा ये बन गया। ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। यदि पहली बार यदि आपने कंसेप्ट नहीं आपको पता और डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देख लिया तब आप डर जाओगे, ये भैया ये कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। मगर ये सब में आपने एक बात देखी है, अल्फा डी ग्लूकोज के अलावा कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज। सारे स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज है और सारे स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज में आपको एक का 1 नंबर का, एक का 4 नंबर का वाटर निकाल देना है और उसमें ग्लाइकोसिडिक, उसके बाद 1 और 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक C1OC4 एज वेल एज C1OC6 बनानी है। आई बात समझ में? ये हो गया एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। अब ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर में यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया इसका यहां पे, तब जो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ OH H OH H OH H, सिर्फ और सिर्फ n नंबर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा इसमें से, इसके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। सो ये एमाइलोपेक्टिन, ये किसका स्ट्रक्चर है? एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के हाइड्रोलिसिस के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा। सो इसको एक बार उतार लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट जो पॉलीमर है, स्टार्च के बाद एमाइलोपेक्टिन के बाद सेल्यूलोज पड़ेगा। हम सेल्यूलोज 100% कॉटन, कपास जो होता है ना 100% कॉटन, रू, काला रू कयो के પછી વિક્રમ BT5 કયો કે પછી ઘણા બધા આવે છે ને અત્યારે તો सेल्यूलोज। हाँ, जेने जेने नाम भाई मैंने मोकलजो व्हाट्सएप पर, जेने जेने नाम खबर हुई। जितने भी कॉटन है वो सारे किसके हैं? ये सेल्यूलोज के होते हैं। चलो मुझे एक बात का आंसर बता दीजिएगा, हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए कितने घंटे लगते हैं? हमारे बॉडी में सेल्यूलोज यदि हमने खा लिया फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितने घंटे रहते हैं? सोचिएगा, उसके बाद मुझे आंसर बता दीजिएगा। उसका जो आंसर रहेगा वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में होता ही नहीं है, वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है हमारे बॉडी में,
क्योंकि सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता है। यदि कोई एनिमल है, यदि कोई प्राणी है, कोई ढोर है, तो एनेज खाली पचे છે આ, બાકી કોઈના બોડીમાં પચતું નથી, मतलब डाइजेस्ट नहीं થતું। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तब उसमें से n नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, n नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं है। चलो हम ड्रॉ करते हैं सेल्यूलोज में बीटा डी। सबसे पहले जो ड्रॉ करते हैं ना, बीटा डी ग्लूकोज को ड्रॉ करते हैं। चलो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, यहां पे OH अप है, H डाउन पे है, यहां पे CH2OH अप है, यहां पे H डाउन, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, H, OH, H। ये हो गया बीटा डी, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। चलो यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH है, यहां पे H है, यहां पे OH है, H, OH, H, OH, H, ठीक है। प्लस नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लो बीटा हमें ड्रॉ करना है, OH ऊपर, H नीचे, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, H, OH, H, ठीक है। चलो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको पता है ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, 4 नंबर है। चलो वाटर निकालिएगा, मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये फिर से ड्रॉ करता हूं। हमें ड्रॉ करना है सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज को ही ड्रॉ करना है। चलो यहां पे है ऑक्सीजन, यहां पे बीटा डी ग्लूकोज में ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा। यहां पे है OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H। स्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, फिर से बता रहा हूं, मगर कंसेप्ट छोटा सा ही है। फिर से यहां पे हमें ड्रॉ करना है, देख लीजिएगा। यहां पे है मान लो OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे OH, H, यहां पे CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, बराबर। चलो अब ये 1 नंबर और ये 4th नंबर, ये दोनों के बीच में से आप वाटर निकाल दीजिएगा। बचेगा कौन? ऑक्सीजन बचेगा। चलो ये ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। चलो ये 1 नंबर और ये 4th नंबर, ये दोनों में से वाटर निकाल दीजिएगा। बचेगा कौन दोनों के बीच में से? ऑक्सीजन बचेगा। कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है? C1OC4। कौन सी बन रही है? C1OC4। यहां पे भी कौन सी बन रही है? C1OC4 बन रही है। यहां पे भी निकाल दीजिएगा, ऑक्सीजन बचेगा। ये 1 नंबर है, आगे 4th नंबर जुड़ा होगा। यहां पे भी निकाल दीजिएगा, यहां पे ऑक्सीजन। चलो ये जो स्ट्रक्चर बना C1OC4 वाला, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपको पता ही होगा, ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। ये कौन सा है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें जो मिल रहा है, ये सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें जो मिल रहा है वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सेल्यूलोज से हाइड्रोलाइसिस में n नंबर्स ऑफ क्या मिल रहा है? n नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिल रहा है। सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से n नंबर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसको भी एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। और यहां हमारा ये स्ट्रक्चर, ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और पॉलीसेकेराइड में यदि आप देखोगे ना, ये रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, वो सारी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग ही होती है, क्योंकि सबके एनोमेरिक कार्बन जो होता है ना, वो सबके एनोमेरिक कार्बन ब्लॉक हो गए। कोई भी ऐसा हम सोच सकते हैं कि भैया जो लास्ट बच्चा हुआ उसका क्या होगा, मगर पॉलीमर केमिस्ट्री में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल ही इतना हैवी हो जाता है कि वहां पे कोई टेस्ट देगा ही नहीं। ये ना तो रिड्यूसिंग शुगर है, ना तो टॉलरेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देगा ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સવાણી। ખૂબ મહેનત કરજો, ખૂબ આગળ વધો એવા મારા આશીર્વાદ છે। JRF કરો, દરેકના એકાઉન્ટમાં 31,000 મિનિમમ આવવા જોઈએ। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ।